हे एवरीवन, आज के एपिसोड में हम ह्यूमन बॉडी की फैसिनेटिंग दुनिया को और करीब से जानने वाले हैं। तैयार हो जाओ सरप्राइजिंग फैक्ट्स, होश उड़ा देने वाले रेवलेशंस और ऐसे सवालों के जवाबों के लिए जो आपके मन में आए भी नहीं होंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही अनोखा सिस्टम है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नियमों से चलता है और सब कुछ एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करता है। एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम एक जर्नी पर निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने 10 मजेदार फैक्ट्स इस इनक्रेडिबल मशीन के बारे में जिसे हम अपना घर कहते हैं। और ट्रस्ट मी, आप इनमें से एक भी फैसिनेटिंग इंसाइट मिस नहीं करना चाहोगे। ये बताओ, हम छींकते क्यों हैं? ऑल राइट, चलो शुरू करते हैं एक धमाके के साथ, या फिर कहूं आच्छू। हम सब ने छींका है, शायद आज भी, लेकिन क्या तुमने कभी रुककर सोचा है कि हम छींकते क्यों हैं? ये कितना रैंडम सा लगता है ना, एकदम एक्सप्लोसिव। हमारी नाक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की गेटकीपर जैसी है जिस पर डस्ट, पॉलन, वायरसेस, बैक्टीरिया, मतलब जो कहो, लगातार हमला करते रहते हैं। जब ये इरिटेंट्स हमारी नाक की लाइनिंग पर आते हैं तो वो छोटी छोटी नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये नर्व्स ब्रेन को एक SOS सिग्नल भेजती है जिससे फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। तुम्हारे चेस्ट और एब्डोमेन के मसल्स सिकुड़ते हैं और प्रेशर बनाते हैं जैसे कोई गुब्बारा फटने वाला हो। और आखिर में एस्केप रूट, तुम्हारा मुंह और नाक एक पावरफुल हवा का झोंका छोड़ते हैं जो 100 माइल्स पर आवर तक की स्पीड से जा सकता है। बताओ मुझे, खाना खाने के बाद हम थक क्यों जाते हैं? हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, वो मस्त फीलिंग एक डिलीशियस मील के बाद जब आपका पेट भर जाता है और आपकी पलकें थोड़ी भारी होने लगती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि खाना जो हमें एनर्जी देने वाला होता है अक्सर हमें थका हुआ महसूस कराता है? तो इसका जवाब छिपा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच के मजेदार तालमेल में। डाइजेशन के लिए हमारे शरीर से काफी एनर्जी और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इस प्रोसेस को फ्यूल देने के लिए आपका शरीर ब्लड फ्लो को डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ रीडायरेक्ट करता है, उसे कुछ देर के लिए दूसरे ऑर्गन से हटाकर, जिसमें ब्रेन भी शामिल है। ब्रेन में ब्लड फ्लो की ये कमी थकान और नींद आने का एहसास करा सकती है। तो खाने के बाद की वो सुस्ती कमजोरी की निशानी नहीं है, ये इस बात का साइन है कि आपका शरीर बहुत एफिशिएंट है जो डाइजेशन के जरूरी काम को प्रायोरिटी दे रहा है। ये बताओ कि कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड क्यों होते हैं? अब चलो बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ह्यूमन वेरिएशन की, लेफ्ट हैंडेडनेस। लगभग 10% लोग लिखने जैसे कामों के लिए अपना लेफ्ट हैंड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाने और फेंकने में। इसका जवाब असल में हमारे ब्रेन की कॉम्प्लेक्स वायरिंग में छिपा है। हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फीयर्स में बटा होता है, लेफ्ट और राइट, और हर हिस्सा बॉडी की ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। ज्यादातर लोगों में लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो लैंग्वेज और मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है, वो डोमिनेंट होता है, जिससे वो राइट हैंडेड होते हैं। स्टडीज बताती हैं कि इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है। जीन्स ब्रेन की एसिमेट्री, मतलब बनावट में थोड़ा फर्क, और हैंड प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेफ्ट हैंडेडनेस को ज्यादा क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से जोड़ा गया है। बताओ जरा, जब हम उबासी लेते हैं तो हमारी आंखों में पानी क्यों आता है? हम सब उबासी लेते हैं। ये एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है जो अक्सर टायर्डनेस या बोर्डम का सिग्नल होता है। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप उबासी लेते हैं तो आपकी आंखों में पानी आने लगता है? ये आंसुओं का अजीब इनवॉलंटरी रिलीज है जो उस बड़ी सी मुंह फाड़कर ली गई उबासी के साथ होता ही है। जब हम उबासी लेते हैं तो हम अपने जबड़े की मसल्स को चौड़ा खींचते हैं जिससे लैक्रिमल ग्लैंड्स पर दबाव पड़ता है। ये वो छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं जो आंसू बनाने का काम करती है। आपके जॉ मसल्स का प्रेशर लैक्रिमल ग्लैंड्स को दबाता है जिससे वे आंसू रिलीज करती हैं। ये आंसू फिर टीयर डक्ट्स में बहते हैं जो नाक में जाकर खुलते हैं। इसीलिए उबासी लेते समय आप थोड़ी सुड़ भी कर सकते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा आंसू आपके नेजल पैसेजेस से नीचे जाते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि कैसे शरीर के वो फंक्शंस जो अलग अलग लगते हैं आपस में जुड़े हुए हैं। जरा बताओ, हमें मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं? हम सबके साथ ऐसा हुआ है, आप वर्कआउट के बीच में हो या शायद सुबह स्ट्रेचिंग ही कर रहे हो कि अचानक एक तेज जोर का दर्द आपके मसल में उठता है। ये एक मसल क्रैम्प है और यह बहुत तकलीफदेह हो सकता है, आपकी एक्टिविटी को एकदम रोक देता है। सबसे आम वजहों में से एक है डिहाइड्रेशन। जब हमें पसीना आता है तो हम सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स खो देते हैं जो मसल फंक्शन के लिए जरूरी हैं। पर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना हमारी मसल्स में चिड़चिड़ाहट हो सकती है और उनमें क्रैम्प आने का खतरा बढ़ जाता है। ओवरयूज भी एक आम कारण है। जब हम अपनी मसल्स को उनकी लिमिट से ज्यादा पुश करते हैं तो वे थक सकती हैं और उनमें क्रैम्प आ सकता है। तो
अगली बार जब आपको मसल क्रैम्प आए, याद रखना कि हाइड्रेटेड रहें, अपने शरीर की सुने और अपनी मसल्स को रिकवर होने के लिए जरूरी रेस्ट दें। ये बताओ कि हमें ब्रेन फ्रीज क्यों होता है? वो जो एकदम से तेज सिर दर्द होता है ना, जो तब होता है जब तुम कुछ ठंडा बहुत जल्दी खा या पी लेते हो। लेकिन हमारे सिर में ये अचानक होने वाला दर्दनाक एहसास होता क्यों है? देखो, ये सब शुरू होता है तुम्हारे मुंह के ऊपरी हिस्से से, जिसे पैलेट भी कहते हैं। जब कोई ठंडी चीज तुम्हारे पैलेट को छूती है तो वो उस जगह की ब्लड वेसल्स को तेजी से ठंडा कर देती है, जिससे वो सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़न तुम्हारे शरीर में एक रिफ्लेक्स एक्शन शुरू करती है, जिससे वो ब्लड वेसल्स फिर से तेजी से फैल जाती है उस जगह को गर्म करने की कोशिश में। ब्लड वेसल्स का ये तेजी से सिकुड़ना और फैलना ही उस दर्द वाले एहसास की वजह है जिसे हम ब्रेन फ्रीज कहते हैं। तो अगली बार जब तुम कोई ठंडी चीज एंजॉय कर रहे हो तो याद रखना कि धीरे धीरे खाना और हर बाइट का मजा लेना। तो बेबीज ज्यादा बोन्स के साथ क्यों पैदा होते हैं? एक फैक्ट है जो शायद आपको सरप्राइज कर दे। बेबीज लगभग 300 बोन्स के साथ पैदा होते हैं, जबकि एडल्ट्स में सिर्फ 206 बोन्स होती हैं। बिल्कुल सही, बेबीज में एडल्ट्स से लगभग 100 ज्यादा बोन्स होती हैं। ये थोड़ा उल्टा लगता है ना? आपको लगेगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बोन्स बढ़नी चाहिए, कम नहीं। बेबीज पूरी तरह से बने हुए स्केलेटन्स के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि उनकी बहुत सी बोन्स कार्टिलेज की बनी होती हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग लेकिन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ये कार्टिलेज बर्थ के टाइम फ्लेक्सिबिलिटी डेटा है और बोन ग्रोथ के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे बेबीज बड़े होते हैं ये कार्टिलेज धीरे धीरे सख्त होता जाता है और ऑसिफिकेशन नाम के प्रोसेस से जुड़ जाता है। इस फ्यूजन प्रोसेस से इंडिविजुअल बोन्स की संख्या कम हो जाती है और आखिर में वो 206 बोन्स बचती हैं जो हम अडल्ट्स में होती हैं। तो बेबीज में ये एक्स्ट्रा बोन्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये उस कमाल के ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस का सबूत है जो ह्यूमन छोटे इन्फेंट से पूरे ग्रोन एडल्ट्स में बदल देता है। बताओ हमारे फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं? चलो फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं। हमारी उंगलियों पर जो ये यूनिक पैटर्न्स होते हैं, रिजेस और वैलीज के, ये हम सबके होते हैं और कोई भी दो फिंगरप्रिंट्स एकदम सेम नहीं होते, आइडेंटिकल ट्विंस के भी नहीं। फिंगरप्रिंट्स का असल में एक बहुत जरूरी काम होता है। ये हमारे टच के सेंस को बढ़ाते हैं और हमारी ग्रिप को बेहतर बनाते हैं। हमारी उंगलियों पर जो ये छोटे छोटे रिजेस होते हैं वो फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिससे हम चीजों को ज्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं। फिंगरप्रिंट्स वाइब्रेशंस को भी एम्पलीफाई करते हैं जब हम अपनी उंगलियां सरफेसेस पर फिराते हैं, जिससे हमारे ब्रेन को टेक्सचर, शेप और टेम्परेचर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमारी उंगलियों पर जो ये यूनिक पैटर्न्स हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वो हमारे टच के सेंस, हमारी ग्रिप और दुनिया के साथ मीनिंगफुल तरीके से इंटरैक्ट करने की हमारी एबिलिटी के लिए जरूरी है। बताओ जरा, हमारा पेट खुद को ही डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेता? हमारा पेट बहुत पावरफुल ऑर्गन है जो खाने को चर्न करता है और तोड़ता है एसिड्स और एंजाइम्स के एक पोटेंट मिक्स के साथ। तो सवाल ये उठता है, हमारा पेट खुद को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेता? ये एक ऐसा सवाल है जिसने एंशिएंट ग्रीक्स को भी परेशान किया था, लेकिन आज हमें बेहतर समझ है कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का ये इनक्रेडिबल कमाल कैसे पॉसिबल है। इसका राज छुपा है म्यूकस की एक प्रोटेक्टिव लेयर में जो पेट की दीवार पर होती है। ये म्यूकस कोई ऐसा वैसा स्लाइम नहीं है, ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस है जो बाइकार्बोनेट से भरा होता है, जो पेट के कोरोसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये म्यूकस लाइनिंग एक शील्ड की तरह काम करती है, एसिड के अटैक को डिफ्लेक्ट करती है और नीचे के डेलिकेट सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। पेट में सेल रिजेनरेशन रेट भी इनक्रेडिबली फास्ट होता है, नए सेल्स लगातार बनते रहते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट से डैमेज हुए सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। तो अगली बार जब आप खाना एंजॉय करें तो एक पल रुककर अप्रिशिएट कीजिए अपने पेट की इनक्रेडिबल सेल्फ प्रिजर्वेशन स्किल्स को, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक सच्चा अजूबा। अच्छा ये बताओ, हमारे बाल और नाखून क्यों बढ़ते रहते हैं? ये दोनों केराटिन से बने होते हैं, एक टफ प्रोटीन, और ये तो बिना रुके बढ़ते ही जाते हैं, भले ही हम उन्हें ट्रिम करें या छोटा काट दें। सारा खेल हेयर फॉलिकल्स और नेल बेड्स का है। ये सेल्स की छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं जो लगातार डिवाइड और मल्टीप्लाई होती रहती हैं। ये सेल्स छोटी फैक्ट्रीज की तरह होती हैं जो नया केराटिन बनाती रहती हैं, जिससे पुराने सेल्स बाहर की तरफ पुश होते हैं और बाल और नाखून के विजिबल शाफ्ट्स बनते हैं। हेयर ग्रोथ पर कई फैक्टर्स का असर होता है, जैसे जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स और ओवरऑल हेल्थ। वहीं दूसरी तरफ नेल ग्रोथ पर ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई का असर होता है, जो फिंगर्स और टोज तक पहुंचता है। इंटरेस्टिंगली, मौत के बाद भी बाल और नाखून कुछ समय तक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है और सिकुड़ जाती है, जिससे बाल और नाखून ज्यादा लंबे लगते हैं। तो अगली बार जब आप हेयर कट करा रहे हों
या नाखून ट्रिम कर रहे हों, याद रखना कि आप सेल्यूलर रिजेनरेशन का इनक्रेडिबल प्रोसेस देख रहे हैं। ये सबूत है उस कांस्टेंट रिन्यूअल और ग्रोथ का जो लाइफ को ही डिफाइन करता है। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स जानकर मजा आया तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर देना और ऐसे ही और इंट्रीगिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी कि क्या चीज इस बॉडी को, जिसे हम मीट सूट भी कहते हैं, इतना इनक्रेडिबल बनाती है। सबसे छोटे सेल्स से लेकर सबसे बड़े ऑर्गन्स तक ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक यूनिवर्स है जो ऐसे वंडर्स से भरी हुई है जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। तो एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो और अपने अंदर के कॉस्मोस के बारे में क्यूरियस रहना कभी मत छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।